हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी से हम 3 क्लास ले चुके हैं, आज चौथे क्लास का प्रैक्टिस होगा। अगर आप वो 3 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हमारा चौथा क्लास होगा। तो यह बुक जो है यह साइंटिफिक पब्लिकेशन का है और यह एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप 2 से 4 बार जरूर देखिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा इसी माह में 5 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को होने वाली है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग बिना देरी किए हुए परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 301 प्रश्न से। प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की द्वितीय अवस्था की अवधि होती है। प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव की द्वितीय अवस्था की अवधि कितना होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 घंटे की अवधि होती है। अगला प्रश्न है, लोकिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोकिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यह सुपरफिशियल डेसिडुअल लेयर्स की सोलोइंग से उत्पन्न होता है, यह सत्य है। यह डिलीवरी के तुरंत बाद डार्क लोकिया रूब्रा के रूप में अपीयर होता है, यह भी सत्य है। यह 1 सप्ताह के अंत में परिवर्तित होकर पिंकिश लोकिया सिरोसा हो जाता है, यह भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो है सत्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही हो तथा गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं हो, तब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। तब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G3P2 और AO। एबॉर्शन एक भी बार नहीं हुआ है और इसका ग्रेविडा 3 है और P क्या है? 2 है। अगला प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण। इन्फेक्शन दूसरा सबसे बड़ा कारण है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का। अगला है, एक युवा महिला जिसे 6 सप्ताह से एमिनोरिया है। एक युवा महिला जिसे 6 सप्ताह से एमिनोरिया है तथा प्रेगनेंसी टेस्ट, एब्डोमेन एंड अल्ट्रासाउंड शोस एम्प्टी यूटेरस, महिला का डायग्नोसिस क्या होगा? एक युवा महिला है जिसे 6 सप्ताह से एमिनोरिया है तथा प्रेगनेंसी टेस्ट, एब्डोमेन और अल्ट्रासाउंड शोस एम्प्टी यूटेरस, ये इसका वो है। तो इसका डायग्नोसिस क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका डायग्नोसिस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक प्रेग्नेंट वुमन में रिट्रोवर्टेड यूट्रस के साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन सामान्यतः पाया जाता है 12 से 16 सप्ताह में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था में सबसे सुरक्षित एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोनाजाइड INH। आइसोनाजाइड INH इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीनोपॉज में कौन सा हार्मोनल चेंजेस होती है? मीनोपॉज में कौन सा हार्मोनल चेंजेस होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH और LH का इंक्रीजमेंट होगा और एस्ट्रोजन जो है इसमें घट जाएगा मीनोपॉज के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी में योनि का लक्षण क्या है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में योनि का लक्षण क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की संख्या का बढ़ जाना। अगला प्रश्न हो जाएगा, ट्रिपल टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है? ट्रिपल टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरम बिलीरुबिन जो है यह ट्रिपल टेस्ट में शामिल नहीं है। अगला है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ इम्यूनोएस्रे में काम लेते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन 125। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में फीटस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गर्भावस्था में फीटस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 सप्ताह से आगे। अगला प्रश्न है, इपिजियोटोमी प्रसव की किस स्टेज में की जाती है? इपिजियोटोमी जो है प्रसव की किस स्टेज में की जाती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेज में की जाती है। अगला है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की लीगल परमिशन होती है। एमटीपी की लीगल परमिशन कब होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक। अगला है प्रेगनेंसी के किस सप्ताह के मध्य प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू होकर पूर्ण हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वीक से स्टार्ट 12 वीक्स तक कंप्लीट। अगला प्रश्न हो जाएगा लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 24 डिग्री सेल्सियस लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। अगला है जन्मजात रूबेला, कॉन्जेनाइटल रूबेला का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? कॉन्जेनाइटल रूबेला का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। अगला है निम्न में से प्रसव का द्वितीय अवस्था का लक्षण क्या है? निम्न में से प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। झिल्लियों का फट जाना, गुदा एनस का चौड़ा होना व फैलना, रक्त का टपकना, यह सभी प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है नाभि नाल अम्बिलिकल कॉर्ड की औसतन लंबाई कितनी होती है? नाभि नाल अम्बिलिकल कॉर्ड की औसतन लंबाई कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला के सिर के डिसेंट को पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है? गर्भवती महिला के सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेल्विक 2। लगभग 25% मैटरनल डेथ किस कारण से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसूति रक्तस्राव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज के कारण होती है। पिटोसिन के इंडक्शन के दौरान होने वाला खतरा क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय का फट जाना। अगला है डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है। डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है जब रक्त की हानि 500 ml से अधिक हो। अगला है कौन सी सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है? कौन सी सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटीपेल्वाइड। गायनेकॉइड जो है ऑप्शन नंबर बी, गायनेकॉइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए? एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए? तो 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला द्वारा 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के मूवमेंट महसूस करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग कहलाता है। पीपीएच का कॉमनेस्ट काउस क्या है? पीपीएच का कॉमनेस्ट काउस क्या है? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा टीनेज प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? टीनेज प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष की उम्र से पूर्व गर्भधारण टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। 18 वर्ष की उम्र से पूर्व गर्भधारण करना टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्री टर्म लेबर की संभावना होने पर कौन सी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोकोलाइटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्री टर्म लेबर की संभावना होने पर टोकोलाइटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेल्विस में गर्भस्थ शिशु की स्थिति को समझने हेतु पेल्विस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 भागों में बांटा जा सकता है। आईयूडी लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? आईयूडी लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव ब्लीडिंग इसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है।
अगला है निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेलोपियन नलिका में। सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड का पता लगाया जा सकता है तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 16 से 18 सप्ताह के मध्य सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में से शामिल है। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल है तो क्या हो, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी शामिल है। स्तनों का विकास, प्यूबिक एवं एक्सिलरी बालों की वृद्धि, मासिक चक्र की शुरुआत, तीनों प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक फीमेल में सामान्यतः मेनार्की किस उम्र पर होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष पर होती है। कहीं कहीं 13 वर्ष भी दिया होता है तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक फीमेल में सामान्यतः मेनार्की जो है यह, इसमें यहाँ पे 10 वर्ष लिखा हुआ है लेकिन 13 वर्ष भी होती है तो 10 से 13 अगर है तो 10 से 13 भी लिख सकते हैं। अभी तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट के चारों तरफ फैट के मार्क्ड प्रोलिफरेशन, ब्रेस्ट के चारों तरफ फैट के मार्क्ड प्रोलिफरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। अगला है, एक पोस्ट मेनोपॉजल महिला में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख हार्मोन कौन सा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक महिला में एक्यूट इंडोमेट्राइटिस होने की संभावना कब ज़्यादा होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ के बाद। एक महिला में एक्यूट इंडोमेट्राइटिस होने की संभावना एबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ के बाद होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज निम्न में से किस महिला में ज़्यादा कॉमन नहीं है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है या निम्न में से किस महिला में ज़्यादा कॉमन नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भवती महिला में ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगला है, एचआईवी संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण क्या है तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, CD4 लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से वह कौन सी संरचना है जो गर्भाशय को सपोर्ट प्रदान करती है। निम्न में से वह कौन सी संरचना है जो गर्भाशय को सपोर्ट प्रदान करती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, सर्विको वेजिनल जंक्शन, यह तीनों जो है गर्भाशय को सपोर्ट प्रदान करती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरुषों में पाई जाने वाली जन्मजात विकृति जो कि इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनडिसेंडेड टेस्टिस, हाइपोस्पेडियास और कार्टागिनर सिंड्रोम, यह तीनों जो है जन्मजात विकृति हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाइपोस्पेडियस से ग्रसित व्यक्ति जो है इसका योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणुओं को डिपॉजिट नहीं कर पाता है। हाइपोस्पेडियस से ग्रसित व्यक्ति जो है योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणुओं को डिपॉजिट नहीं कर पाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, सामान्य वीर्य की पीएच होती है, सामान्य वीर्य की पीएच कितनी होती है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 7.2 से 7.8। अगला है, पुरुषों में पाई जाने वाली कमी जो कि इनफर्टिलिटी उत्पन्न करती है, पुरुषों में पाई जाने वाली कमी जो कि इनफर्टिलिटी उत्पन्न करती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वृषण का संक्रमण, वृषण कोष का तापमान बढ़ जाना, वृषणों का वृषण कोष में नहीं उतर पाना तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, वीर्य में शुक्राणुओं की सामान्य संख्या होती है, वीर्य में शुक्राणुओं की समान संख्या होती है, कितनी होती है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 20 मिलियन प्रति मिली या इससे ज़्यादा।
अगला प्रश्न है सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज की अनुपस्थिति कारण हो सकता है। सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज की अनुपस्थिति का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? सेमिनल वेसिकल की जन्मजात अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी महिला सर्वाइकल कैंसर हेतु हाई रिस्क श्रेणी में आती है? निम्न में से कौन सी महिला सर्वाइकल कैंसर हेतु हाई रिस्क श्रेणी में आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कम उम्र में संभोग कर लेने वाली महिला, कम उम्र में गर्भवती होना, कम अंतराल से जल्दी जल्दी बच्चों को जन्म देना, यह सभी जो है सर्वाइकल कैंसर हेतु हाई रिस्क श्रेणी में आती हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो है यह सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम में शामिल नहीं है। बाकी शादी की उम्र बढ़ाना, कम उम्र में संभोग के दौरान कंडोम का प्रयोग करना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रभावी उपचार, यह तीनों जो है सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम में शामिल है, सिर्फ रेडियोथेरेपी को छोड़कर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक व्यक्ति को पहली बार मूत्र त्याग करने की संवेदना कब अनुभव होती है? सामान्यतः एक व्यक्ति को पहली बार मूत्र त्याग करने की संवेदना कब अनुभव होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब ब्लैडर में 150 से 200 मिलीमूत्र की मात्रा हो। अगला है, मेल इंटरसेक्स का क्या अर्थ होता है? मेल इंटरसेक्स का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेल गोनेट्स के साथ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की उपस्थिति। मेल इंटरसेक्स का अर्थ होता है मेल गोनेट्स के साथ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिनार्की की सामान्य ऊपरी सीमा है। मिनार्की की सामान्य ऊपरी सीमा है कितना? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। यह आपका हो गया ऊपरी, और नीचे का हो गया 10 से 15 के बीच में। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंट्रायूटरिन डिवाइस। इंट्रायूटरिन डिवाइस एक महिला को गर्भवती होने से कैसे रोकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह निषेचित अंडे को गर्भाशय में आरोपित नहीं होने देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनएसबी। एनएसबी जो है यह महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है। बाकी कॉपर टी, डायफ्राम और मालायन यह तीनों साधन है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से पुरुषों द्वारा काम में लिया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंडोम। अगला प्रश्न है, एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए वेजिनल डायफ्राम का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी दिमाग में रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे सेक्स करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा सेक्स के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं लगे रहने देना चाहिए। एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए वेजिनल डायफ्राम का प्रयोग करते समय इसे सेक्स करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा सेक्स के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं लगे रहने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेफ मेथड की परिभाषा है। सेफ मेथड की परिभाषा क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेंस्ट्रुएशन से 1 सप्ताह पहले एवं 1 सप्ताह बाद का समय। सेफ मेथड की परिभाषा है मेंस्ट्रुएशन से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद का समय। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैलेंडर विधि में पहला रिस्की दिन। कैलेंडर विधि में पहला रिस्की दिन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? कैलेंडर विधि में पहला रिस्की दिन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेस्ट साइकिल 18। अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉपर टी 380A एक महिला को कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष के लिए। अगला हो जाएगा, कॉपर टी 380A एक यूटेराइन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस डिवाइस में स्टीम के चारों तरफ कॉपर का 380 mm स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंडोत्सर्ग वाले समय के आसपास एक बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद एक महिला के गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10% होती है।
अंडोत्सर्ग वाले समय के आसपास एक बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद एक महिला को गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 से 10%। अगला है स्त्रियों में यौना आरंभ की आयु है। स्त्रियों में यौना आरंभ की आयु कितनी होगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 वर्ष। मेनोपॉज की औसत आयु कितनी होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 50 वर्ष। अगला प्रश्न है यौनावस्था में प्यूबिक एवं एक्सिलरी हेयर्स के विकास को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रीनार्की कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल का कौन सा चरण केवल पुरुषों में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्टरी फेज। सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल का कौन सा चरण केवल पुरुषों में होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्टरी फेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडवाहिनियों का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्फंडिबुलम। अंडवाहिनियों का सबसे चौड़ा भाग इन्फंडिबुलम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 दिन की होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ओवेरियन हार्मोन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ओवेरियन हार्मोन कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। अगला है स्त्रियों में कौन सा अंग कॉपुलेटरी ऑर्गन की भूमिका का निर्वाह करता है? स्त्रियों में कौन सा अंग कॉपुलेटरी ऑर्गन की भूमिका का निर्वाह करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योनि भेजिना। अगला प्रश्न देखेंगे सामान्य मासिक चक्र के बीच बीच में ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेट्रोजिया कहलाता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण कब प्रकट होते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण कब प्रकट होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिन बाद प्रकट होते हैं। अगला है मासिक चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? मासिक चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 से 35 दिन। अगला प्रश्न हो जाएगा 1 ml वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 ml वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे गर्भाशय का फंडस भाग इंटरनल ऑस के स्तर से नीचे स्थित होने पर रेट्रोवर्सन की श्रेणी होगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3rd डिग्री। अगला देखेंगे अगला है गर्भाशय को अपनी सामान्य स्थिति से नीचे खिसकाना एवं एक्सटर्नल ऑस का योनि से बाहर निकलना यूटेरिन प्रोलैप्स की कौन सी श्रेणी को इंगित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2nd डिग्री को इंगित करते हैं। गर्भाशय का अपनी सामान्य स्थिति से नीचे खिसकना एवं एक्सटर्नल ऑस का योनि से बाहर निकलना यूटेरिन प्रोलैप्स की कौन सी श्रेणी को इंगित करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2nd डिग्री। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारी रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोंडाइलोमा। कोंडाइलोमा जो है यह यौन संचारी रोग जीवाणु जनित नहीं है। अगला प्रश्न है सिफिलिस किस जीवाणु द्वारा कारित यौन संचारी रोग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस जो है यह ट्रिपोनिमा पैलिडम जीवाणु द्वारा कारित यौन संचारी रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे एड्स से बचाव एवं उपचार हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीडोवुडाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे HIV जो कि एक RNA वायरस है कि DNA वायरस में रूपांतरित होने से रोकने वाली औषधियाँ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NRTIS। HIV जो कि एक RNA वायरस है तो DNA वायरस में रूपांतरित होने से रोकने वाली औषधियाँ हैं NRTIS। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैलेक्टोसिल का उपचार क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिंपल नीडल एस्पिरेशन। गैलेक्टोसिल का उपचार है सिंपल नीडल एस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बेनाइग्न ब्रेस्ट ट्यूमर। बेनाइग्न ब्रेस्ट ट्यूमर के उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। टैमोक्सिफेन, ब्रोमोक्रिप्टाइन और प्रोग्रेस्टिन तीनों बेनाइग्न ब्रेस्ट ट्यूमर के उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है ब्रेस्ट ट्यूमर का व्यास 5 सेंटीमीटर से अधिक होने एवं इसके चेस्ट वाल में धंसा होने पर ट्यूमर की स्टेज होगी। ट्यूमर की कौन सी स्टेज होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड स्टेज होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य कैंसर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइकल कैंसर। कहीं कहीं ब्रेस्ट कैंसर भी रहता है, तो आप लोग ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं। अगला है मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महिला के साथ। मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ है महिला के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ICM द्वारा दी गई है। अगला है महिलाओं के मासिक चक्र की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, फिर सिक्रेटरी। आगे का प्रश्न देखेंगे। WHO के अनुसार प्रसव पूर्व विजिट की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? WHO के अनुसार प्रसव पूर्व विजिट की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलास्मा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में औसत वृद्धि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 kg होती है। गर्भावस्था के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमासिकी में वजन में वृद्धि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 kg, 5 kg, फिर से 5 kg। पहले महीने में 1 kg, दूसरे महीने में 5 kg और तृतीय महीने नहीं, पहला ट्रांसमेस्टर में 1 kg, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, फिर थर्ड में भी 5 kg। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स का अतिवृद्धित एवं मुलायम होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुडल साइन कहलाता है। अगला है हेगर साइन किसे कहते हैं? हेगर साइन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का ऊपरी भाग निचले भाग की तुलना में बड़ा होना हेगर साइन कहलाता है। अगला है गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर फंडल हाइट नाभि के स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 सप्ताह पर। अगला है भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति को बढ़ाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HPL हार्मोन सहायक है। अगला है प्रसव की संभावित तिथि की गणना हेतु प्रयुक्त फार्मूला कौन सी होगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निगेल्स फार्मूला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। किसी महिला के अंतिम मासिक धर्म का प्रथम दिन 28 जनवरी है, प्रसव की संभावित तिथि क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 नवंबर संभावित तिथि होगी। WHO द्वारा प्रतिपादित एंटीनेटल विजिट शेड्यूल के अनुसार दूसरी मुलाकात कब की जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 से 28 सप्ताह के मध्य दूसरी मुलाकात करनी चाहिए। अगला प्रश्न है सबसे सामान्य प्रस्तुति कौन सी है? सबसे सामान्य प्रस्तुति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफेलिक। शीर्ष जो है सबसे सामान्य प्रस्तुति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसव की तृतीय अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? प्रसव की तृतीय अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मिनट होती है। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहीं तक का था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सही समय पर चला जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।